तो AS19 को जो है AS19 को फटाफट हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये सारी लीज पे अप्लीकेबल होता है और पर इन सिचुएशन पे अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो अभी अपन, ठीक है, ओके, लेसर और लेसी, ठीक है। तो लेसर राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और हायर परचेज में भी राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र होता है। तो देखा जा रहा है राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र हो जाता है और टाइटल जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हायर परचेज पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। राइट टू यूज़ तो ट्रांसफ़र हो जाता है, पर उसका जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो सब लेसर करता है। डेफिनेशन की बात करें तो लीज है, लेसर लेसी को जो है राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र कर देता है, लेसी लेसर को जो है लीज पेमेंट दे देती है। सब्सटेंशियल अब फाइनेंशियल लीज में ऐसा है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड इन रिस्पेक्ट टू ओनरशिप जो है लेसर लेसी को ट्रांसफ़र कर देता है। अब कुछ नॉन कैंसिलेबल लीज है, वो तो चलो ठीक है। इंसेप्शन जो एग्रीमेंट में और जो कमेंसमेंट डेट है विच इज़ लोअर। अब लीज टर्म जो है वो समझो, ठीक है। लीज टर्म सॉरी ओके लीज टर्म जो है रीजनेबली सर्टेन होती है, ठीक है। नॉन कैंसिलेशन पीरियड और फर्दर पीरियड आप लीज टर्म से बढ़ा सकते हो, पेमेंट करके विदाउट पेमेंट भी बढ़ सकता है, वो छोड़ो। ये आएगा सिचुएशन मिनिमम लीज पेमेंट। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, मिनिमम लीज पेमेंट लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, क्या सिंपल सी बात है कि उसको तो लीज रेंटल मिल रहे हैं और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू में अगर उसको लेसी से गारंटी मिल रही है, ठीक है, या थर्ड पार्टी से मिल रही है, दोनों में से जिससे ज़्यादा मिल रही है वो उसका मिनिमम लीज पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसमें ये कंटीजेंट रेंट, सर्विस कॉस्ट, टैक्स पेड बाय लेसर विच इज़ रीइंबर्स्ड टू हिम, ये सब नहीं आएगा। मतलब ये कंटीजेंट रेंट नहीं आएगा कि भैया ऐसा है कि मैंने तुमको माइन दे दी और बोला जितना टन तुम एक्सट्रैक्ट करो 10 रुपये के हिसाब से मेरे को दे देना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। अब सिचुएशन आएगी तो जब लेसी के पास हैविंग ऑप्शन टू परचेज, तो लेसी हैविंग ऑप्शन टू परचेज और उसकी जो परचेज प्राइस है वो फेयर वैल्यू जो होती है वो फेयर वैल्यू से कम उसकी परचेज प्राइस है। तो ऐसे केस में जो है क्या लोगे आप, जैसे केस में आप जो है फेयर वैल्यू ले लेना। अब आएगा कि MLP क्या होता है कि ओके ये सिचुएशन आएगी जब परचेज प्राइस जो है लेस देन फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू जो आप ऑप्शन पे निकालेंगे परचेज प्राइस उससे कम है। तो ऐसे केस में जो है MLP वो लीज रेंटल होता है और प्लस पेमेंट मेड टू परचेज। तो लीज रेंटल तो होगा ही होगा, प्लस पेमेंट आप कितना दे रहे हो परचेज करने के लिए वो भी होता है, ठीक है। तो परचेज प्राइस अगर फेयर वैल्यू से कम है तो ऐसे केस में MLP जो है लीज रेंटल प्लस पेमेंट मेड टू परचेज, ये सब हो जाएगा। और असेट है, असेट की इकोनॉमिक लाइफ और यूज़फुल लाइफ देखी जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक लाइफ और यूज़फुल लाइफ हमको पता है, ठीक है। यूज़फुल लाइफ तो हमारी लीज के हिसाब से देख लेते हैं, इकोनॉमिक लाइफ तो जो है असेट की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है। रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, जो फेयर वैल्यू हमको लीज के एंड में मिल रही है वो गारंटीड भी हो सकती है, अनगारंटीड भी हो सकती है। गारंटीड है तो लेसर के केस में दोनों ने गारंटी, लेसी ने गारंटी दी, थर्ड पार्टी ने गारंटी दी, विच एवर इज हायर वो GRV लेसर का हो जाएगा। लेसी के लिए क्या होगा, GRV जो लेसी के लिए वो लेसी के लिए ही रहेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो लीज रेंटल है, ये जो लीज रेंटल है फिर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, ठीक है, प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ कि ये इनको मिला के MLP प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कर लो। ओके, प्रेजेंट वैल्यू करते कि नहीं करते एक बार देख लेते हैं। अभी इसमें प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया कि ये कुछ मिस्टेक तुम रिपीट में करते हो, जैसे कि गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दे के रखी, GRV दे के रखी और रेसिडुअल वैल्यू दे के रखी, तो इसको अनगारंटीड मत मान लेना। टोटल रेसिडुअल वैल्यू को 3 लाख मत मान देना, ये टोटल तुम्हारी रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख ही है, ये 2 + 1 3 मत मान लेना, ये एक अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू रहेगी। ये रिपीट में आप मिस्टेक करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माने तो अनफाइनेंस इनकम आता है, तो है तो अपना जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करते तो नेट है, इससे अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और अभी अपन ने बात करी परचेज प्राइस फेयर वैल्यू से कम है। एक और सिचुएशन आएगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फेयर वैल्यू से कम है, एक है परचेज प्राइस फेयर वैल्यू से कम, एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फेयर वैल्यू से कम। तो हम जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP ले लेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू जो है वो आपकी फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। पर कभी कभी जो है वो MLP प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP है, मैं MLP की बात करूँ, वो फेयर वैल्यू से कम हो गई, तो ऐसे केस में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेंगे। रही बात रही बोरोइंग रेट की, तो बोरोइंग रेट जो सिमिलर लीज में अवेलेबल है वो ले लो, अदरवाइज़ जो है अगर लीज सिमिलर लीज अवेलेबल नहीं है तो उतने ही पीरियड का अगर हम जो है बैंक से उधार लेके बोरो कर लेते, परचेस कर लेते हैं एसेट को, तो रेट ऑफ बोरिंग ले लें, ठीक है। तो बोरिंग रेट आ जाएगा। फिनेंस लीज तो चलो ठीक है, फिनेंस लीज तो की कब होता है, फिनेंस लीज 1 सेकेंड, तो ये फिनेंस लीज का सिचुएशन है, ठीक है। तो फिनेंस लीज कब होगा, जब ओनरशिप आप देखो यहीं से समझ लो कि ओनरशिप जो है एट दी एंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, सामने वालों को दे रहे हो ऑप्शन परचेस करने का, ठीक है। लीज एसेट जो है, लीज एसेट
मेजर पार्ट, ठीक है, तो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ आप लीज कर रहे हो। 4 और 5 क्या है कि स्पेसिफिक नेचर ऑफ एसेट है, कोई आपने इसके लिए ही आपने मॉडिफाई करके रखी थी। 5th ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP जो है फेयर वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए या सब्सटैंशियली इक्वल होनी चाहिए। अगर लेस है तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू लोगे। तो इस तरीके से था कि ओनरशिप ट्रांसफ़र है, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, सामने वाले को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, सामने वाले को ऑप्शन दिया परचेस करने का, ये 2 पॉइंट लेसे के हो गए। ओनरशिप इसको ट्रांसफर करी, लेसे को ऑप्शन दिया है। एसेट की यूजफुल लाइफ जो है मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है। 4 में है स्पेशल नेचर और 5 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट। कुछ अदर फैक्टर भी है पर उससे अपनों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज करके कुछ कंसेप्ट है वो हमको देखना है, और सेल एंड लीज बैक के रिस्पेक्ट में हमको कंसेप्ट देखना है, ठीक है। तो फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज पे केस में जनरल एंट्री है, और जो है हमारे इसमें बस एक ये है चार्ट, ये चार्ट हमको समझना जरूरी है, पर ठीक है। अब एक फिनांस लीज और जो है ऑपरेटिंग लीज है, तो इसका भी अपन समझ लेते हैं कि फिनांस लीज में जब आप मशीन को सेल करते हो, जब मशीन आपकी सेल हो रही है, देखो फिनांस लीज है, मशीन सेल हो रही है, तो सामने वाले को अधिकार दे रहे हो कि ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। तो ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टाइम ट्रांसफर हो जाएगी। ये इसको तो सेल बुक करो, फिनांस लीज में सेल बुक करो, तो परचेस ऑफ मशीन में क्या है, ये अपने एसेट है, अभी भी अपने एसेट है, ठीक है। तो सामने वाला सेल करना है, अपन सेल कर रहे, सामने वाला परचेस कर रहा है, तो लेसी टू सेल, तो अभी अपन सेल की बात करते हैं कि लेसी टू सेल, जैसे डेटर टू सेल होता है, उधार पे अपन ने बेच दिया, ठीक है। अब सामने वाले से अपने को पेमेंट आएगा, ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट आएगा क्योंकि सामने वाला परचेस करा ना, तो अपने को इंस्टॉलमेंट देगा, तो कोई लीज रेंटल तो रहेंगे नहीं इधर, तो बैंक टू लेसी, ठीक है। तो सुनो, लेसी टू सेल्स अपन ने इंटरेस्ट चढ़ा दिया उसके ऊपर, फिर सामने वाले से अपने को इंस्टॉलमेंट मिल गया। अब डेप्रिसिएशन तो कुछ होगा नहीं, डेप्रिसिएशन तो सामने वाला बियर करेगा, अपन ने इंटरेस्ट PNL में ट्रांसफ़र कर दिया। अब सामने वाला तो परचेस करा है ना, अपन ने सेल किया, सामने वाला परचेस करा है, परचेस करा तो उसके लिए तो असेट है, असेट टू लेसर हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी खड़ी कर देगा, लेसर को पे कर देगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, और फिर PNL में जो है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ट्रांसफ़र कर देगा। रही बात ऑपरेटिंग लीज है, परचेस एसेट जो है, ऑपरेटिंग लीज में आप क्या करते हो, अब इधर जो जैसे कि आपने सेल बुक करी, इधर थोड़ी ना आप ऐसे सेल वेल बुक करोगे, डायरेक्ट लीज रेंटल रिसीव हो रहा है, मेरे को तो लीज रेंटल रिसीव हो रहा है, डेप्रिसिएशन में बुक करूँगा, PNL टू डेप्रिसिएशन कर दो, और सामने वाला क्या कर रहा है, लीज रेंटल पे कर रहा है बस, और लीज रेंटल को PNL में ले जा रहा है। यही चीज़ है, मैं आपको वापस रिपीट कर देता, रिपीट क्या है कि लीज टू सेल, पहले मैं सेल बुक करी, लेसे पे इंटरेस्ट खड़ा किया, लेसे से पेमेंट आ गया, और PNL पे इंटरेस्ट PNL में ले गया सामने वाला। अब इधर तो मैंने सेल बुक करी थी ना, तो इधर मैंने असेट बुक करूँगा, इधर असेट बुक होगी, ठीक है, असेट बुक होगी, फिर अपन ने जो है लेसर पे इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन, मतलब कि हमें तो लेसर की तो लाइबिलिटी है ना, लेसर को पे करना, तो इंटरेस्ट खड़ा किया, ठीक है, लेसर को पे करा, फिर PNL डेप्रिसिएशन दोनों इधर ले गए, रेंट रिसीव होता है, रेंट PNL, रेंट और डेप्रिसिएशन, रेंट रिसीव होता है तो डेप्रिसिएशन PNL में जाता है, और रेंट भी इनकम में जाती है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से अपन ने कर लिया कैलकुलेट। अब इसका अपन चार्ट निकाल लेते हैं। देखो, पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अन फाइनेंस इनकम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लीज रेंटल, GRV और UGRV, ये पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। अब लीज रेंटल और GRV से है अपना MLP आता है, ठीक है, और एट IRR क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू है तो जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेते हैं। डेप्रिसिएशन भी इस पर कैलकुलेट करेंगे, रिकॉर्ड भी अपन इस पर करेंगे, ठीक है। अब देखो, फिर एक सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा, फिर जो है उसके बाद हमें, ठीक है, सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है लीज के पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका ध्यान रखना, ठीक है, कि इधर जो है जो लीज पेमेंट है ये बिगनिंग में हो रहा है। सबसे पहले तो ये लीज है, ये ने मशीन जो है B को लीज में करी, तो देखो, तो ओनरशिप जो है, ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये अपना फिनांस लीज हो गया, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि सामने लीज पेमेंट तो करेगा, ये लीज पेमेंट कर रहा है वो, ठीक है, ये लीज पेमेंट कर रहा है। अब अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 14% फैक्टर दिया होगा, तो अपन ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाला। जब भी अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं लीज पेमेंट की, तो समझो इधर क्या हो रहा है कि 8-900 क्या है, मैंने आपको बोला था कि लीज पेमेंट में क्या होता है कि जब आपका परचेस प्राइस जो है फेयर वैल्यू से कम होता है, इधर परचेस प्राइस इतना है, परचेस प्राइस फेयर वैल्यू से जब कम होता है, इधर क्या है कि आप 8-900 पे करोगे तो ओनरशिप मिल जाएगी, कि जो 8-900 है ना, तो ओनरशिप जो है आपको 8-900 में सामने वाला दे रहा है, तो ठीक है, आप लीज रेंटल है, ओनरशिप के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू आपने लीज पेमेंट आपने निकाल ली है, तो वैसे भी चलो ठीक है, आपने प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट निकाल ली है, ठीक है। और देखो, इसमें था कि इन्होंने 114240 ले लिया,
जबकि जब प्रेजेंट वैल्यू जो है MLP फेयर वैल्यू से कम होती है तो हम प्रेजेंट वैल्यू MLP की लेते हैं। खैर 11 अभी हम पढ़ेंगे, जो भी है। इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, इंस्टॉलमेंट था, तो इंस्टॉलमेंट 28,000 था, तो पूरा 28,000 पूरा प्रिंसिपल इसलिए रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो पेमेंट कर रहे हैं, तो पूरा प्रिंसिपल ही होगा। इसके बाद जो है 86,240, तो कैलकुलेशन किस तरीके से करना है देखो आप। पहले तो देखो आपने लीज पेमेंट निकाल लिया, इसका प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया और आपने 14% के हिसाब से भी निकाल लिया, ठीक है। तो अभी 12% और 14% इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि आपको इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था 5 ईयर्स का। तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आपको ये अपने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वो, उसको फेयर वैल्यू के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो इधर जो है 109,240 ये देख रखा था, तो 109,240 में इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करोगे तो वो फेयर वैल्यू आएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो इधर से लेने से रहे, तो इसमें गारंटीड अनगारंटीड ऐसा कुछ था नहीं, तो बस यही था कि गारंटीड अनगारंटीड ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो भी 800-900 का पेमेंट था वो भी अपन ने ले लिया, और 12% पे इतना था, 14% पे इतना है, तो अपन ने जो है एक इक्वेशन बनी, समझा, तो 114,240 पे अपन पहुँचे, ठीक है। तो प्रेजेंट ये जो फेयर वैल्यू है ये एक तरीके से कैसे निकला कि कॉस्ट ऑफ मशीन और इंस्टॉलेशन कॉस्ट को ऐड करके, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने पूरे इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट किया। अब जनरल एंट्री पास होगी, जनरल एंट्री ये फाइनेंस लीज की है, तो लेसर के एंगल से, लेसर के एंगल से, लेसर के एंगल से, लेसर के एंगल से। और अभी अपन ने बात करी थी कि जो है लेसर तो उसको सेल बुक करेगा, तो क्या करेगा, डेटा टू सेल्स, क्योंकि उसको तो उससे लीज रेंटल चाहिए, और साथ ही साथ बाद में तो वो इंटरेस्ट भी चढ़ा देगा डेटा टू सेल से, उसके बाद वो इंटरेस्ट चढ़ा देगा। तो डेटा टू सेल से इंटरेस्ट उसने चढ़ा दिया, उसको जो है इंस्टॉलमेंट मिल गया, और इंटरेस्ट को वो P&L में ले गया, ठीक है। फिर वापस जो है जो है इंटरेस्ट चढ़ा देगा अगले साल का, इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी उसको, और इंटरेस्ट को P&L में ले जाएगा। ये चीज़ अपन ने जो करी है इधर इन द बुक्स ऑफ बी, ये बुक्स ऑफ ए में भी ऐसे ही होगा। बुक्स ऑफ ए में क्या होगा देखो, बुक्स ऑफ ए में ध्यान रखो कि भैया सामने वाला तो उसको असेट बुक करेगा ना, तो असेट टू लेसर मतलब कि ऐसे बुक करेगा। फिर वो जो है एक इंटरेस्ट भी चढ़ा देगा, क्योंकि इंटरेस्ट को भी तो उसको पे करना है, तो एक लाइबिलिटी और खड़ी कर देगा, और साथ में वो फिर वो जो है पे कर देगा। इस तरीके से जो है वो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। खैर ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है ये, तो ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है, इसमें भी हमको जनरल एंट्री ही पास करनी थी, ऐसा कुछ खास उसमें था नहीं। सेल एंड लीजबैक का ट्रांजेक्शन है, तो सेल एंड लीजबैक हमको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सेल एंड लीजबैक में समझो, सेल एंड लीजबैक का क्या फंडा है, आपको सारी चीज़ें ना प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करनी पड़ेगी सेल एंड लीजबैक में। सबसे पहले सेल एंड लीजबैक ऑपरेटिंग लीज के लिए कि फाइनेंसिंग लीज के लिए, हमको ये समझना पड़ेगा। अच्छा ये ऑपरेटिंग लीज के लिए, ठीक है। तो सेल एंड लीजबैक जो है वो ऑपरेटिंग लीज के लिए, मार्किंग कर लो पहले आप कि WDV है 40, ठीक है, एंड जो है W40 टू बी लिमिटेड, तो सोल्ड मशीनरी हैविंग WDV 40 फॉर 50, तो सेल प्राइस आपकी 50 हो गई, WDV 40 उसको नीचे लिख दो, सेल प्राइस 50 उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। और ठीक है, एंड द सेम मशीनरी वॉज लीज बैक, वो सेम मशीनरी को लीज बैक करा, तो एक तरीके से फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हो गया, 40 का 50 में बेचा, वापस लीज बैक हो गया। अब कमेंट करो कि सेल प्राइस जो है 50 इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, जो सेल प्राइस 50 थी वो फेयर वैल्यू के इक्वल है। अब समझो फेयर वैल्यू के इक्वल है तो प्रॉफिट आप बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लोगे। देखो सबसे पहले कैरिंग वैल्यू के तो ऊपर है ना, तो प्रॉफिट तो है। अब सेल प्राइस जो है फेयर वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। अब मान लो कभी फेयर वैल्यू 60 हो जाए, ठीक है, कभी फेयर वैल्यू हो जाए अपना 60, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे। अब सोचने वाली बात है, ये अगर जब फेयर वैल्यू 60 हो जाए तो सबसे पहले जो 10 का आप प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है, 60 है तो 10 का तो प्रॉफिट बुक करोगे, वो जो 50 से 60 वाला पोर्शन है ना, 50 से 60 वाला पोर्शन, क्योंकि कैरिंग वैल्यू 60 है और सेल प्राइस 50 है, कैरिंग वैल्यू 40 है, सेल प्राइस 50 है, तो प्रॉफिट तो 10 का बुक कर लिया। और जो फेयर वैल्यू -50 था, क्योंकि फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केस में फेयर वैल्यू माइनस जो है फेयर वैल्यू, उसको आप अमोटाइज करोगे, जो दिया हुआ नहीं है पर उसको अमोटाइज करोगे आप। 1 सेकेंड, इधर अमोटाइज नहीं करेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू 60 है तो प्रॉफिट है ना, देन ऑल्सो प्रॉफिट 10 लाख है, 10 लाख ही रहेगा। जब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज़्यादा होता है तब ऐसा होगा। अभी अपन देखेंगे, देखो तो इधर अपन ने फिर प्रॉफिट बुक करा, जब फेयर वैल्यू 45 है, सेलिंग प्राइस 38 है, तो सेलिंग प्राइस तो 38 है और फेयर वैल्यू 45 है, अभी भी वो ज़्यादा ही है, तो इधर भी तो तुम 2 का लॉस बुक कर लो, ठीक है, लॉस ऑफ 2, ठीक है, ये ज़्यादा सही है। फिर 40 लाख और सेलिंग प्राइस 50 है, 40 लाख और सेलिंग प्राइस 50 है, तो फेयर वैल्यू कितनी 40 और सेलिंग प्राइस होगी 50, ओके। तो अब समझो, देखो WDV थी तुम्हारी 40, ठीक है, WDV 40 थी,
फेयर वैल्यू 40 हो गई और सेलिंग प्राइस 50 हो गई। अभी जो फेयर वैल्यू के ऊपर की जो सेलिंग प्राइस होती है उसको अमोर्टाइज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 0 है, ठीक है। पर जो है 10 लाख आप अमोर्टाइज करोगे, देखो ये डी वाला पोर्शन जो है 10 लाख वो अमोर्टाइज करोगे ओवर द लीज पीरियड। फिर आती बात फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस, ठीक है। फेयर वैल्यू वापस कम है, सेलिंग प्राइस वापस ज़्यादा है। तो मैं 6 लाख का प्रॉफिट है वो 4 लाख का अमोर्टाइज कर दोगे। देखो 6 लाख का प्रॉफिट है, 4 लाख का अमोर्टाइज कर दोगे। इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, पर सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू से ज़्यादा है तो फेयर वैल्यू से ज़्यादा वाला पोर्शन जो है वो अमोर्टाइज हो जाएगा, फेयर वैल्यू के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, वो हो जाएगा प्रॉफिट अपना, ठीक। या सही है, ये पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल सही है जिससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब फेयर वैल्यू 45 है और सेलिंग प्राइस 39 है, आप समझो फेयर वैल्यू अभी भी कम है, तो फेयर वैल्यू जो है वो 45 है, फेयर वैल्यू 35 है, WDV वो 40 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 39 है। इधर जो है सेलिंग प्राइस अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही है ना। तो ऐसे केस में जो है पहले 5 जो है, ठीक है, तो उसमें 5 और 4 का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 का तो लॉस हो गया, लॉस किस तरीके से 5 का हो गया, ये देखो फेयर वैल्यू 35 है और सेलिंग प्राइस 39 है। जब हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीजिंग वाले पोर्शन में जब सेलिंग प्राइस हमारा बढ़ा था फेयर वैल्यू से, तो अपने फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकाला था, वो अपना प्रॉफिट था, जो उधर अपना 6 लाख था। तो इधर भी जो है 5 लाख का अपना लॉस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस सिंस बढ़ा हुआ है तो बचा हुआ जो 4 प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अमोर्टाइज हो जाएगा। तो लॉस 5 लाख का है और 4 लाख प्रॉफिट अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द लीज पीरियड, ठीक है, समझे। तो क्रक्स ये निकल रहा है कि कैरिंग वैल्यू देके रखे, सेलिंग प्राइस देके रखे। देखो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ऊपर जा रहा है तो फेयर वैल्यू के ऊपर है तो अमोर्टाइज हो जाएगा, तो फेयर वैल्यू तक है तो जो है बाकायदा P&L में चले जाएगा। नीचे वाला पोर्शन में भी ये सही है कि कैरिंग प्राइस और फेयर वैल्यू, तो अगर वो फेयर वैल्यू के ऊपर जा रहा है, मतलब कि जो फेयर वैल्यू के ऊपर इन द सेंस कि अगर फेयर वैल्यू 35 है तो वो 39 हो रहा है, तो उतना पोर्शन तो अमोर्टाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू के ऊपर है। और ऐसे कहना सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू जो है उतना वो लॉस हो जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, वो पॉइंट समझना पड़ेगा। ये ऑपरेटिंग लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज का एक तरीके से सेल एंड लीज का ट्रांजेक्शन है, ठीक। इधर जो है हमको अन फाइनेंस इनकम निकालना है। अब अन फाइनेंस इनकम निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमको देके रखा है MLP गारंटीड और UGRB हम सब लेते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम सब लेते हैं, ठीक है। और जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। अभी तक पैरा 11 आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर पैरा 11 आ गया, पैरा 11 समझो। देखो इधर जो है फेयर वैल्यू देके रखी थी मशीन की 20 लाख, तो फेयर वैल्यू 20 लाख देके रखी, तो अपन ने बोला था कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP अगर 20 लाख तक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP क्या करो, लिटरली MLP आएगा, मतलब लीज रेंटल प्लस, ठीक है। लीज MLP में क्या आता है कि आप लीज रेंटल जोड़ लो और लीज रेंटल के साथ क्या है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो देखो लीज रेंटल है और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ये 1 लाख, यहाँ तक आपने कैलकुलेट किया 1725 आया, 1725, ठीक है। ये कम है ना, अगर आप देखो 1725 ये कम है ना, फेयर वैल्यू से कम है, ये 20 लाख से कम है, तो आप क्या लोगे 1725,820 लोगे, ठीक है। इट इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज है एक्सीड। अब फेयर वैल्यू जो है एक्सीड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फेयर वैल्यू से कम है। इन द फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेस, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेस अमाउंट रिकॉर्डेड शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। ये फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेस ही बोला जाता है, अमाउंट जो रिकॉर्ड करे वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP ही होगा। और वैसे भी अपन ने पढ़ा था कि ये लेसी के स्टैंड पॉइंट से जैसा देखा जाता है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू MLP की निकाल लीजिए तो आप जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी निकाल लो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने निकाल लिया, ठीक है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो आपको था ही, ठीक है, तो आपने जो है निकाल लिया अन फाइनेंस इनकम 924460। अब जनरल एंट्री भी दोगे तो इंसेप्शन में 1785280 होएगा। अब देखो मशीन अकाउंट बोला है, मशीन अकाउंट डेबिट कर लिया, ये एक तरीके से फाइनेंस लीज है, हम लेते के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब फाइनेंस लीज इसलिए है क्योंकि फाइनेंस लीज की कंडीशन पूरी हो रही होगी जब उन्होंने बोलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP जो है सिग्निफिकेंटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट होना चाहिए, तो फाइनेंस लीज हो जाएगा सर, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है फाइनेंस इनकम। तो ये है पूरा जनरल एंट्री में आपको ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जो है बाकायदा, अब देखो ये देखो अब क्या नाटक है कि हमको जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है 15% है, IRR तो हमारा 15% है ना। देखो 1 साल की एंट्री करनी थी तो देखो इस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, लीज रेंटल है माइनस करोगे तो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, इसमें से ये माइनस किया तो क्लोजिंग आएगा बैलेंस। कैसे से कैलकुलेट करते जाओगे आप देखो, ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP से लेकर अगर आपने इंटरेस्ट टेबल बनी
तो आखिर में जो आएगा वो आपकी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आएगी। अब देखो, अब एक चीज़ और है कि अगर हमारा जो सेल एंड लीज बैक है ये हमारा जो होता है वो फाइनेंस लीज होता है, तो फाइनेंस लीज होता है तो ऐसे जैसे जो सेल प्रोसीड होता है कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा है, कैरिंग वैल्यू से कम कुछ भी है, पीएनएल में जाएगा ही नहीं जाएगा, ये तो अमोटाइज ही होगा पूरे जो है डेप्रिसिएशन की, ठीक है, पूरे लीज पीरियड में जो है अमोटाइज होगा, बस यही है नाटक, ठीक है। तो ऐसे करते हुए चीज़ें थी, ठीक है। बाकी जो है आपको वो पॉइंट समझने पड़ेंगे फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के, तो आपको इससे जो है समझ में आ जाएगा कि कौन सा लीज कैसा है, ठीक है, कि इकोनॉमिक लाइफ ट्रांसफ़र हो रही है कि ऑप्शन टू परचेज दे रहे हैं कि जो है ऑप्शन टू परचेज दे रहे हैं, अपना हो गया, अपन ने एक पढ़ लिया। रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनी है, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी जो है फेयर वैल्यू के आसपास में रखती है, तो ऐसे केस में जो है वो लीज वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इधर भी जो है एनुअल लीज पेमेंट है, एनुअल लीज पेमेंट है, तो उसमें उन्होंने कैलकुलेशन किया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है 1,50,000, यूजीआरवी 15,000 है, 15,000 की हमने निकाली। अब देखो ये यूजीआरवी क्यों करा, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और यूजीआरवी समझना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे निकाला है एनुअल लीज पेमेंट। 1 सेकेंड, हमने जो है एक पढ़ लिया था कंसेप्ट जहाँ पे अपने एमएलपी इन सब के बारे में अपने बातचीत कर ली थी कि एमएलपी की मैं सारे के सारे वापस से बोल रहा हूँ फॉर्मूले। एमएलपी जो है जो लीज रेंटल में गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ऐड कर देते हैं, अनगारंटीड ऐड कर लोगे तो वो ग्रॉस वो हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और ठीक है वो परचेज प्राइस अगर फेयर वैल्यू से कम है, ये अपने को देखना पड़ेगा कि परचेज प्राइस अगर फेयर वैल्यू से कम है, तो जो भी जब परचेज प्राइस अपनी फेयर वैल्यू से कम होती है तो लीज रेंटल और पेमेंट मेड टू परचेज, अच्छा वो 800-900 वाला केस था, वो एमएलपी हमारा होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया था, अर्न फाइनेंस इनकम हमने देख लिया था, ठीक है। इस तरीके से हमने चीज़ें समझ ली थी। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं कि ग्लोबल लिमिटेड ने इनिशिएट करा लीज 3 साल का, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1.5 लाख है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो है 4 साल है, पर लीज तो 3 साल का है, तो ये अपना फाइनेंस लीज हो गया। अब अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, तुम्हारे पास फॉर्मूले सारे खोल दो, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, यूजीआरवी तो सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आता है, ठीक है, ये हमारा 20,000 है, ठीक है। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। एनुअल पेमेंट हैव बीन डिटरमाइंड इन सच वे दैट प्रेजेंट वैल्यू, अब एनुअल पेमेंट इज डिटरमाइंड इन सच वे दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस रेसिडुअल वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। तो भाई कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 1,50,000, ठीक है, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करा तो इतना, तो ये होना चाहिए, ठीक है। एनुअल लीज पेमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए एनुअल लीज पेमेंट इस तरीके से बैक कैलकुलेशन करके फिर 54,275 आया, तो 54,275 आया है, तो ये जो है 54,275 हमारी लीज रेंटल है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि लीज रेंटल हम पे करेंगे, तो इसमें है, इसको एज एन इंस्टॉलमेंट मानते हैं, उसमें जो फाइनेंस चार्ज है वो फाइनेंस चार्ज जो है माइनस होता है। बोलने का मतलब ये है कि एनुअल लीज पेमेंट तो आपने निकाल लिया, कि आपका एनुअल लीज पेमेंट हो गया, ठीक है। अनअर्न फाइनेंस इनकम है, एनुअल लीज पेमेंट निकाल लिया है, जो है रेसिडुअल वैल्यू आपको दे के रखी है, तो जो दे के रखा है आपका प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो, अनअर्न फाइनेंस इनकम आ जाएगा, तो अनअर्न फाइनेंस इनकम है। अब ये तो 32,825 है, ये अनअर्न फाइनेंस इनकम है, तो उसको सेग्रीगेट करेंगे ना, सिंपल सी बात है कि अपना प्रेजेंट वैल्यू आया वो कितना आया, 1,50,000 ना। अब ये अनअर्न फाइनेंस इनकम है, तो ये 1,50,000 अपना रहेगा, ठीक है। अब जो है पहले तो कितना पे हुआ, ये 54,275, 54,275, तो 54,275 पे करा, उससे जो है रीपेमेंट इतना माइनस हुआ, ठीक है। अब जब 74,275 ले लिया, क्या जैसे इसमें जो है इंक्लूड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी उन्होंने ले लिया, मतलब कि लीज रेंटल में इतना आ रहा है, बाकी जो है 74,275 भी उन्होंने ले लिया, ठीक। ये नहीं भी करते तो चलता, ठीक है, जो भी है। तो 67,523 है, 54,275 है। अब जैसे कि 67,523 इसका हमने करा 10%, ये 6752 आया, ठीक है। अब 54,275 में से 6752 माइनस कर दो, ये 47,523 माइनस 67,523, ये आ जाएगा तुम्हारा 20,000, ये तुम्हारा इधर 20,000 दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये तो दिखाना था, सेग्रीगेशन फाइनेंस इनकम करना था, फाइनेंस इनकम को इधर दिखा दिया, बैलेंस शीट को इधर दिखा दिया, इस तरीके से तुम्हारा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है AS22, AS28 इनके बारे में बातचीत करेंगे, ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट, अकाउंटिंग है, वो भी अपन देख सकते हैं, ठीक है।